हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्याह रात के साए में जुर्म के इंतहा, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी शाम। अपराध की दुनिया के ऐसे ऐसे किस्से जिसे देखकर आप सियर उठेंगे। खौफनाक और हैरत अंगेज वारदातों का सिलसिला लेकर हाजिर हूं मैं श्रवण तंबोले। तो आइए देखते हैं द क्राइम शो। एक तरफ लोग होली के रंग से सराबोर थे, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स भी था जिसने न सिर्फ एक महिला के अरमानों के साथ खेला बल्कि उसकी जिंदगी भी छीन ली। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी, जिसने अपने पति के तीसरी शादी करने का विरोध किया था। लेकिन ये पति और उसकी तीसरी पत्नी को नागवार गुजरा और दोनों ने रची खौफनाक साजिश। जब सारे लोग होली की खुमारी में थे तब 19 मार्च को कांकेर के माकड़ी गांव के पास पुलिस को महिला की एक अधजली लाश मिली। लेकिन महिला कौन थी, कहां की थी, ये पता नहीं चल सका। घटना के 2 दिन बाद शव की पहचान भिलाई चरोदा के रहने वाली पूर्णिमा ग्वाला के तौर पर हुई। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शुरू की हत्या की तफ्तीश। लाश की शुरुआत में पहचान नहीं हो पाई थी, तो पहचान करने के लिए लगातार अन्य जिलों में भी उनकी फोटोज वगैरह भेजी जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। गुरूर थाने में एक गुमशुदा महिला की रिपोर्ट जब आई तो जो हुलिया था वो मिलता जुलता था। तो जब परिजनों को फोटो दिखाया गया तो उन्होंने उसको पहचान लिया और मृतिका की पहचान पूर्णिमा ग्वाला के रूप में हुई, जो कि चरौदा भिलाई की रहने वाली थी और वहाँ अपने पति के साथ गुरूर में रहती थी। पुलिस हत्यारे का सुराग तलाश ही रही थी कि मृतिका पूर्णिमा आखिरी बार अपने पति तुलसीराम मानिकपुरी के साथ देखी गई थी। पुलिस ने जांच का एंगल तुलसीराम की ओर घुमाया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उसकी लोकेशन भी खंगालना शुरू किया। वहीं पुलिस की टीमें कभी कवर्धा तो कभी बेमेतरा की खाक छानती रहीं, लेकिन तुलसीराम नहीं मिला। इस बीच उसके रायपुर में होने की खबर पुलिस को मिली तो बगैर देरी किए पुलिस ने उसे रायपुर में धर दबोचा। मृतिका एक दिन पहले अपने पति के साथ चरौदा से निकली थी गुरूर के लिए। पति की फिर तलाश चालू की गई और पति का जब नंबर वगैरह ट्रेस किया गया तो फिर उसकी गतिविधियां संदिग्ध दिखी, तो हम लोग पूरी टीम लगा करके उसके पीछे लगे रहे और फाइनली उसको रायपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पहले तो आरोपी तुलसीराम पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल मार्कफेड के बाबू तुलसीराम ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी से तलाक का केस चल रहा है। 2014 में उसने दूसरी शादी पूर्णिमा से की, वही पूर्णिमा जिसकी अधजली लाश मिली थी। इसके बाद भी वो रुका नहीं और पिछले साल ही इंद्राणी नाम की युवती से ब्याह रचा डाला। पति की तीसरी शादी का पता लगते ही मायके जाकर रहने लगी, लेकिन मायके में भी वो फोन पर लगातार इंद्राणी से विवाद कर रही थी। रोज की चिकचिक से परेशान तुलसीराम और इंद्राणी ने पूर्णिमा को रास्ते से हटाने की ठान ली। 18 मार्च को तुलसीराम चरोदा से गुरूर आया और रास्ते में ही गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपना गुनाह छिपाने की गरज से नेशनल हाईवे के पास खेत में उसने पूर्णिमा के शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन शव अधजला रह गया और ये जुर्म किसी से छिप न सका। और गिरफ्तारी के बाद फिर जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना अपराध कबूल किया और ये बताया कि उसने एक तीसरी महिला के साथ शादी की है जिसका नाम इंद्राणी मानिकपुरी है। पति तुलसीदास मानिकपुरी है और वो क्योंकि तीसरी शादी हो गई थी, इससे विवाद होता था, तो रास्ते से हटाने के लिए इस पूरे अपराध को इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिए। और इनकी सोच थी कि कांकेर में आकर के बॉडी को एक तरीके से डंप करके जला देंगे ताकि कोई पहचान न कर पाए और उनके ऊपर डाउट न हो। तुलसीराम का ये पहला अपराध नहीं था। पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने का उसने पहला अपराध किया था। दूसरा बड़ा अपराध उसने तीसरी शादी करके अंजाम दिया। इसके बाद उसके हौसले और बुलंद हो गए और तीसरा और सबसे बड़ा जुर्म उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार कर किया। दोनों ने सोचा था कि पूर्णिमा को जिंदगी से आजाद कर वो भी आजाद हो जाएंगे, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। अमित चौबे, IBC 24, कांकेर।
90 साल की बुजुर्ग महिला की भला किसी से क्या रंजिश हो सकती है, फिर भी उस बेचारी को सामान्य मौत नसीब नहीं हुई। सतना में हुई बुजुर्ग महिला के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाए तो हत्यारों का चेहरा बेनकाब हो गया। आंगन में 90 साल की जिस बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी है, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि अपनी जिंदगी के आंगन में लगे जिस पौधे को उसने खून पसीने से सींचा, वही पौधा बड़ा होकर उसी के जिंदगी की जड़ें काट देगा। जुर्म की ये दास्तान सतना की है, जहां के कोठी थाना इलाके के मोहार गांव में 19 मार्च को 90 साल की सुंदरिया रजक का खून से सना शव घर में मिला था। उसके गले और आंख के पास गहरे घाव थे। पास ही चारा काटने वाली हंसिया पड़ी थी, जिसकी रक्त रंजित धार बुजुर्ग के जिस्म में पेवस्त होने की गवाही दे रही थी। खबर मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शुरू की अंधे कत्ल की तफ्तीश। इसमें खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम की मदद भी ली गई। हत्यारे का सुराग देने वाले को 10,000 के इनाम का ऐलान भी पुलिस ने किया। आसपास के लोगों से पूछताछ और हालात के आधार पर पुलिस के हाथ जब कातिल के गिरबान तक पहुंचे तो वो हैरान रह गई। बुजुर्ग महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का पोता निकला। लगभग 95 वर्ष की उम्र की वृद्ध महिला की हत्या का प्रकरण है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें वृद्ध महिला का जो नाती है कमलेश, उसको अरेस्ट किया गया है और उसके द्वारा घटना करना कबूल भी किया है। सवाल यह है कि आखिर कलयुगी पोते ने उम्र के आखिरी पड़ाव तक आ पहुंची अपनी दादी का बेरहमी से कत्ल किया क्यों? उस बुजुर्ग ने आखिर उसका बिगाड़ा क्या था? पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल मृतका के 2 पोते हैं, जिनमें से एक आरोपी कमलेश रजक भी है। कमलेश मोहार गांव से निकलकर किटहा गांव में घर बनाकर रह रहा था। कमलेश को लगता था कि दादी उसे कम, जबकि छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती है। पेंशन के पैसे और भीख से मिलने वाला अनाज भी मृतका छोटे पोते को दे देती थी। इसी बात को लेकर वो अपनी दादी से नफरत करने लगा था। नफरत की आग में झुलस रहा कमलेश बस मौके की तलाश में था। 19 मार्च को वो दादी के घर गया और हंसिया से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बेसिकली वृद्ध महिला को जो पेंशन से आय होती थी और कुछ उसके मकान के संबंध में विवाद था, उसको लेके पारिवारिक विवाद और कलह के कारण ही उसके नाती ने रात्रि में हत्या की थी। दादी को बेरहम मौत देने के बाद कमलेश अपने गांव किटहा लौट गया। इसके बाद हत्या की खबर मिलने का ड्रामा करते हुए वापस मोहार गांव लौटा। उसने लाश निकलवाने में पुलिस की मदद भी की। शव के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुआ ताकि पुलिस को उस पर शक न हो, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। और इसके बाद वो वापस अपने गाँव चला गया था। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने घटना कबूल की है और उसको अरेस्ट करके कोर्ट पेश किया गया। जमीन और रुपया चीज ही ऐसी है जो अच्छों की नीयत बदल कर रख देते हैं। कमलेश भी रुपए पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया था कि अपनी सगी दादी का कत्ल करते समय उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। उसने सोचा था कि उसका ये गुनाह कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन एक सुराग ने उसकी हसरतों पर पानी फेर दिया। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। साइबर क्राइम कैंसर की बीमारी से भी तेज रफ्तार से फैल रहा। रोजाना नए नए तरीकों से शातिर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे। हालांकि पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर पीड़ितों के पैसे वापस करने का दावा भी कर रही है। स्पूफिंग, फिशिंग फ्रॉड, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, फेसबुक फ्रॉड, ठगी के सारे तरीके हुए पुराने। जी हाँ, शातिर ठगों ने अब लोगों की गाढ़ी कमाई को सफा चट करने का नया तरीका निकाला है। इंस्टेंट लोन के जरिए अब शातिर जालसाज भोले भाले लोगों को अपने जाल में फांस रहे हैं। ये लोग मोबाइल ऐप के जरिए आसान तरीके से महज चंद मिनटों में लोन का झांसा देते हैं। जरूरतमंद लोग ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे उनका सारा डेटा शातिरों तक बेहद आसानी से पहुंच जाता है। ये धोखेबाज लोगों के अकाउंट में पैसे भी डालते हैं और यहीं से शुरू होता है जालसाजी का असली खेल। तय तारीख तक लोन का भुगतान नहीं होने पर पीड़ितों के मोबाइल से मिले डेटा के आधार पर ये उन्हें कॉल करते हैं और लोगों को लोन का भुगतान करने की धमकी देते हैं, जिससे डरकर पीड़ित और गारंटर अपना बैंक डिटेल दे बैठते हैं।
इसके बाद शातिर ठग बैंक अकाउंट से लोन से ज्यादा राशि निकालकर धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे छात्रों को टिकट समेत दूसरी सुविधाओं के नाम पर भी ये जालसाज ठगी कर चुके हैं। लोन बेस का फ्रॉड चल रहा है। आप प्ले स्टोर से जाते हैं, किसी भी रैंडम एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं जो आपको इंस्टेंट लोन देता है, जहां पे आपको कोई सिक्योरिटी या इस टाइप की चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं। इस तरह का ये सबसे लेटेस्ट फ्रॉड चल रहा है। सेकेंडली, इसके साथ में एक फ्रॉड और चल रहा है ई सिम कार्ड के नाम से। यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जो भी झड़प चल रही है, जो भी युद्ध चल रहा है, उस बीच में हमारी कंट्री के काफ़ी बच्चे फंसे हुए थे। उस समय में जब उनको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो साइबर ठगों ने एक नया तरीका निकाला था कि वो इंस्टाग्राम वगैरह पे अपने पोस्ट प्रमोट करते थे कि हम आपको इंस्टेंट बुकिंग और वहाँ से आपको जल्दी जल्दी बोर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जो टिकट्स आपकी 50-60 हज़ार में निपट सकती थी, उसको इन्होंने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक, 4 लाख तक लोगों से ठगी की उस पैसे की। शातिर ठग रायपुर में साल 2021 में 1043 ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनमें से 640 मामलों को सुलझाते हुए साइबर सेल ने करीब 34 लाख रुपए वापस दिलाए। वहीं इस साल 28 फरवरी तक कुल 151 ठगी की वारदातें हुई, जिनमें से 21 मामलों को साइबर सेल ने सुलझाया और पीड़ितों को करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा की राशि वापस दिलवाई है। ऐसे मामलों में पुलिस अब तक 15 नाइजीरियन नागरिकों समेत 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2021 में रायपुर जिले में लगभग साइबर फ्रॉड के 1043 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 620 मामलों में हमने पीड़ितों को पैसा वापस भी कराया, जिसकी अमाउंट लगभग 33 लाख रुपए है। भी किसी के पास कोई कॉल आता है, बैंक के नाम पर आता हो, चाहे LIC के नाम पर आता हो, चाहे सेबी से रिलेटेड कोई कॉल आता हो, तो ऐसे किसी भी फ़ोन पे अपने को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। बैंकों के साथ साथ पुलिस भी बार बार लोगों को आगाह करती है कि अपना अकाउंट डिटेल या निजी जानकारी किसी से भी शेयर न करें। इसके बाद भी लोग शातिरों के झांसे में आकर लाखों रुपए गंवा बैठते हैं। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। एक तरफा मोहब्बत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी एक तस्वीर देखने को मिली खंडवा में, जहां सिरफिरे आशिक ने लड़की की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की के शादी से इनकार के बाद बौखलाए आशिक ने चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। एक तरफा प्यार का खूनी अंजाम, सिरफिरे आशिक ने ले ली बेदर्दी से जान। 1-2 नहीं, चाकू से किए 27 वार। खंडवा में एक दिल दहला देने वाली खूनी वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक पर एक तरफा इश्क का भूत कुछ ऐसे सवार था कि उसने लड़की की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। उसने 1-2 नहीं बल्कि चाकू से 27 वार किए, जिससे लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपी ने लाश को पानी की टंकी में फेंक दिया। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मृतका की मां का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी कपिल शाह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बुरहानपुर के कपिल शाह की खंडवा की रजनी मासरे से दोस्ती थी। दोनों की अक्सर बातें होती थी। इसी बीच रजनी की सगाई तय हो गई। ये सुनकर कपिल बौखला गया और बुरहानपुर से खंडवा लड़की के घर पहुंच गया। कपिल को जब इस बात की सूचना मिली कि कुछ दिनों बाद रजनी की सगाई होने वाली है, तो यह सुनकर वह बौखला गया और उसके बाद वो रजनी से मिलने खंडवा चला आया। जब वो रजनी से मिलने आया, इस दौरान उसने रजनी से मुलाकात की, रजनी से बातचीत की, और जब उसकी बातचीत विवाद में बदली, विवाद के बाद कपिल ने रजनी को 27 बार चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला खंडवा के रामनगर इलाके का है, जहां 5 फरवरी को पुलिस को पानी की टंकी से लड़की की लाश मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पानी की टंकी से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त के बाद पता चला कि मृतका नगर निगम की क्लर्क रजनी थी। पूछताछ में पता चला कि रजनी की दोस्ती बुरहानपुर के कपिल शाह से थी। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर कातिल की तलाश की। बुरहानपुर से लेकर पुणे तक टीम भेजी गई, लेकिन कातिल खंडवा में ही छिपा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
ये दिनांक 5 फरवरी को पुलिस को ज्ञात हुआ था कि रजनी मासले नाम की महिला जो यहाँ पे निगम में कार्यरत थी उसका मर्डर हो गया है, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ने के टीम्स हमने खंडवा, बुरहानपुर और महाराष्ट्र में भी भेजा था, जिसमें पुणे मुख्यतः था। और उसको 24 घंटे के अंदर जो आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी कपिल पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई उसने एक के बाद एक राज उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जब रजनी की सगाई होने की बात पता चली तो वो बौखला गया था और उससे शादी करने खंडवा आ गया। जब उसने रजनी से शादी की बात की तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके सिर पर खून सवार हो गया और उसने चाकुओं से 27 वार कर उसकी हत्या कर दी। कि वो रजनी मासले को काफ़ी समय जानता था और जब इसकी रजनी मासले की शादी तय हुई तो फिर वो उससे मिलने आया था, उससे शादी करने के लिए आया था और अपने डॉक्यूमेंट्स भी लाया था शादी करने के लिए, लेकिन इनके बीच में कुछ विवाद हुआ और उसके बाद उसने रजनी मासले को उसका मर्डर कर दिया था। अब आरोपी सलाखों के पीछे है और उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने इस मामले में सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं और इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या क्या अहम चीजें इस मामले में सामने आती हैं। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। उसके पैर खुदा ने दूसरों से अलग बनाए थे और यही वजह है कि एक पैर में वो 8 नंबर का जूता पहनता था और दूसरे पैर में 10 नंबर का। कुछ ऐसी ही कहानी उसके हाथ की भी थी। जिन बाहों में वो अपने प्यार की पूरी दुनिया समेट लेता था, वो दुनिया किसी और की बाहों की दीवानी हो गई थी। नाजायज रिश्तों के इस भंवर में जब पति पत्नी और वो तीनों घूमे तो एक बेरहम मौत की दास्तान लिखी गई। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैसाखियों के सहारे लंगड़ा कर चलता एक युवक और सिर पर साड़ी का पल्लू डाले नजरें नीची झुकाए चलती एक युवती। इन्हें देखकर आपको इल्म नहीं होगा कि कितने बेरहम और खतरनाक गुनहगार हैं। पुलिस ने इन दोनों को सबूतों के साथ पकड़ा है और इनका जुर्म बताने के लिए उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन दोनों का जुर्म ऐसा है कि सुनने वालों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जुर्म की ये दास्तां शुरू होती है आज से करीब 9 महीने पहले। साल 2021 के जून महीने की 9 तारीख को अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस को ये सूचना मिली कि गर्दन पार्ट में बोरे में एक लाश मिली है, जिसका सिर्फ धड़ वाला हिस्सा है। सिर, पैर और हाथ गायब हैं। 21 जून 2021 को कोतवाली थाने के अंदर में हमने एक रिपोर्ट, पुलिस ने जो है रिपोर्ट एक दर्ज किया था, जिसमें एक गर्दन पार्ट एरिया है अंबिकापुर शहर के अंदर में, वहाँ पे जो है सर कटी लाश मिली थी और उसका पैर भी नहीं था। पुलिस जो है मामला विवेचना तुरंत शुरू कर दी, FIR दर्ज कर दिया। पुलिस ने पंचनामा के बाद आधी अधूरी लाश कब्जे में ली। उसकी पहली चुनौती इस लाश की शिनाख्त करनी थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। बहुत खंगालने के बाद करीब 6 महीने बाद पुलिस को पता चला कि अंबिकापुर के जनपद पारा में रहने वाले राजेश जायसवाल गायब हैं। लेकिन राजेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट सितंबर महीने में दर्ज हुई थी, जबकि लाश जून महीने में मिली है। काफ़ी ग्राउंड वर्क करने के बाद में, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद में हमको समझ में आया कि राजेश जायसवाल नामक व्यक्ति जो है गुम हुआ है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की हुई थी। तो हमने फिर और मामले के तहत तक गए। उसकी पत्नी और उसकी बहन जो है सभी को बयान देने के लिए बुलाया गया। ऑटो ड्राइवर राजेश जायसवाल की पत्नी और परिजन का पुलिस ने बयान लिया। फिर लाश की शिनाख्ती के लिए राजेश की बेटी का DNA सैंपल लिया गया। जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि बिना सिर, हाथ और पैर की जो लाश मिली थी वो राजेश जायसवाल की ही थी। मई के अंत में वो गुम हुआ है अपने घर से। तुरंत जो है हमने DNA सैंपल लिए, उनके बेटे के, राजेश जायसवाल के बेटे के DNA सैंपल लिए और FSL लैब में भेजे। कुछ दिनों के बाद में FSL लैब से हमको रिपोर्ट है कि DNA सैंपल मैच कर रहा है और वो जो बॉडी था वो राजेश जायसवाल का ही था। पुलिस को शक हुआ कि आखिर क्यों राजेश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट 3 महीने बाद दर्ज कराई गई। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो ये सच सामने आ गया कि राजेश जायसवाल और उसकी पत्नी सुनीता का अक्सर विवाद होता था।
साथ ही ये भी पता चल गया कि सुनीता का बैजनाथ नाम के युवक के साथ नाजायज रिश्ता है। राजेश जायसवाल की पत्नी सुनीता जायसवाल जो है और ब्रजनाथ जायसवाल, इनके बीच में संबंध था, अनैतिक संबंध था। और राजेश जायसवाल और सुनीता जायसवाल के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती थी। पुलिस ने सुनीता जायसवाल और बैजनाथ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिए। उन्होंने बताया कि 31 मई 2021 की रात को सुनीता और राजेश के बीच झगड़ा हुआ और फिर सुनीता ने बैजनाथ को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर राजेश को मौत के घाट उतार दिया। तो पिछले साल 31 मई को दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और 31 तारीख को ही रात को इनका राजेश जायसवाल का जो है ब्रजनाथ और सुनीता जायसवाल, इन दोनों ने राजेश जायसवाल का मर्डर कर दिया। लाश की पहचान न हो सके इसीलिए दोनों आरोपियों ने हत्या के बाद लाश का सिर, हाथ और पैर चाकू और परसूल से काटकर अलग कर दिया। इसके बाद 3 अलग अलग बोरियों में भरकर उन्होंने लाश के तीनों हिस्सों को शहर के सुनसान जगहों पर फेंक दिया। किसी ने उस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, इसी वजह से उसने जो है उसका सिर काटा और राजेश जायसवाल का पैर भी बहुत अलग तरह से था और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता था पैरों से, तो उसका पैर भी काटा गया और गर्दन पाटे क्रिया जो है अंबिकापुर का, वहाँ पे उस लाश को फेंका गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनकी निशानदेही पर गर्दन पाट, बोरी बांध और शंकर घाट इलाके में पहुंची, जहां उन्होंने लाश के टुकड़े फेंकने की बात कही थी। पुलिस ने एक जगह से लाश का एक हिस्सा हड्डियों की शक्ल में जब्त किया, लेकिन अब तक पुलिस को लाश का सर नहीं मिला है। आरोपी ब्रजनाथ जायसवाल के निशानदेही पे हम जो है बौरीपारा स्थित एक तालाब है, उसमें उसका पैर जो है हम लोगों को बरामद करने में सफलता मिली है, पर उसका जो सिर था वो शंकर घाट की नदी में फेंका गया था और शंकर घाट की नदी में काफ़ी बहाव, पानी का बहाव रहने की वजह से मुझे ऐसे संदेह है कि वो सिर हमको मिल पाएगा, शायद संभवतः वो बह के चला गया होगा। नाजायज रिश्तों का ये खूनी अफसाना सलाखों में आकर खत्म हो गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि अवैध संबंधों की आग से होने वाले अपराध सबसे ज्यादा हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। द क्राइम शो में आज के लिए बस इतना ही। अपराध की दुनिया के कुछ और खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।